हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपश्री कादिया। हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। आज 12th साइकोलॉजी की ये बुक हमने स्टार्ट की है और इसका चैप्टर नंबर 2 हम आज यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। नाम है उसका स्व और व्यक्तित्व। ठीक है, स्व और व्यक्तित्व में हम सबसे पहले पर्सनैलिटी के बारे में रीड करेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है, क्या चीजें उसमें होती है, हमारे व्यक्तित्व में किस तरह से भिन्नताएं पाई जाती हैं, सेल्फ कंसेप्ट क्या है, ये हम सब अपने बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। व्यक्ति स्वयं के बारे में, स्वयं की योग्यताओं, क्षमताओं, भावनाओं के आदि के बारे में जो विचार रखता है वे उसके क्या कहलाते हैं? स्व संप्रत्यय यानी सेल्फ कंसेप्ट कहलाते हैं। एक नवजात शिशु में स्वयं के बारे में धारणा विकसित नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका जो सेल्फ कंसेप्ट है वो एक तरीके से बनने लगता है। सेल्फ कंसेप्ट के बारे में जानने से लगता है कि हम हमारे अंदर की योग्यताएं क्या है, क्षमताएं क्या है, हम में कमियां क्या है और उनके रिजल्ट्स क्या है, ये सब चीजें हमारी सेल्फ कंसेप्ट में आती है। तो सेल्फ कंसेप्ट जो है यानी स्व संप्रत्यय जो है वो दो पक्षों से निर्मित यहाँ पर होता है। पहला तो है व्यक्तिगत पहचान यानी पर्सनल आइडेंटिटी और दूसरा होता है सामाजिक या सांस्कृतिक पहचान यानी सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी क्या मतलब? इसमें आपके अंदर वो क्वालिटी होगी जो आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाते हैं। जैसे आपका नाम, आपका जो भी नाम है, आप में जो भी क्षमताएं हैं, जैसे आप पढ़ाई करते हैं या आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं या आप हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत मेहनत और परिश्रम करते हैं, ये सब क्या है? आपकी व्यक्तिगत पहचान है। सामाजिक पहचान यहाँ पर क्या होगी? सामाजिक पहचान होती है कि समाज में आपको किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उत्तर भारतीय हैं या दक्षिण भारतीय हैं, आदिवासी से जुड़े हैं या सामान्य वर्ग के हैं। तो ये सब चीजें आपकी क्या कहलाती है? ये सब चीजें आपकी कहलाती है सामाजिक पहचान, आपकी ये कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि इस प्रकार स्वयं प्रत्यय को परिभाषित करें तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे स्वयं के बारे में प्रत्येक क्षण अपनी क्षमताओं, अपने गुणों, अपनी विशेषताओं, इन सब के बारे में जो विचार रखते हैं उसे हम स्व संप्रत्यय यानी सेल्फ कंसेप्ट हम कहते हैं। हमारे स्वयं के बारे में जो विचार प्रत्येक क्षण सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्षेत्र में हम खुद को बहुत अच्छा मानते हो और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम खुद को बहुत अच्छा नहीं मानते। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि हम अगर ये कहें कि हम हिंदी में बहुत अच्छे छात्र हैं तो हम गणित में कमजोर हैं, हम खेल में बहुत अच्छे छात्र हैं तो हमें गाना गाना नहीं आता। तो ये सब चीजें क्या है? सेल्फ कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है स्व सम्मान, सेल्फ एस्टीम। व्यक्ति का स्वयं के बारे में, उसकी क्षमताओं, योग्यताओं के बारे में लिए गए निर्णय को क्या कहा जाता है? स्व सम्मान कहा जाता है। स्व सम्मान का जो स्तर है ये उच्च हो सकता है या निम्न हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि दो विद्यार्थियों से यह प्रश्न पूछा जाए कि उसके लिए यह कथन वह पढ़ाई में होशियार है एवं मेरे सहपाठी मुझे पसंद करते हैं, उनके लिए किस सीमा तक सही है? यदि एक विद्यार्थी यह बताता है कि यह कथन उसके लिए सही है और दूसरा कहता है कि यह कथन उसके लिए सही नहीं है, तो प्रथम विद्यार्थी का स्व सम्मान दूसरे विद्यार्थी की तुलना में अधिक होगा। स्व सम्मान यानी खुद का सम्मान, खुद का अपनी एक वैल्यू बनाना, वो चीज होती है आपकी स्व सम्मान। अब स्व सम्मान को 4 क्षेत्रों में यहाँ पर बांटा गया है। पहले सेल्फ कंसेप्ट था। सेल्फ कंसेप्ट को 2 भागों में बांटा गया था कि एक तो तुम्हारी पर्सनल आइडेंटिटी, एक तुम्हारी सोशल आइडेंटिटी। इसी तरीके से जो स्व सम्मान है उसको 4 क्षेत्रों में बांटा है। पहला है शैक्षिक, सामाजिक, खेलकूद और शारीरिक। शैक्षिक, सामाजिक, खेलकूद, शारीरिक, ये 4 क्षेत्रों में स्व सम्मान को हमने बांटा है। तो शैक्षिक स्व सम्मान अधिक होने पर शैक्षिक प्रदर्शन अच्छा होता है। सामाजिक स्व सम्मान अच्छा होने पर हम सामाजिक तौर से लोगों से अच्छे संबंध रखते हैं। खेलकूद में अगर हम अच्छे हैं तो हम बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। शारीरिक रूप से अगर हम अच्छे हैं तो हम क्या है? बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हो सकते हैं या अन्य किसी क्षेत्र में भी हम काम कर सकते हैं। यदि इन सभी क्षेत्रों में स्व सम्मान निम्न होता है तो वो बच्चे क्या होंगे? तनावपूर्ण होंगे, चिंताग्रस्त होंगे, उनमें अवसाद यानी डिप्रेशन भी हो सकता है। ऐसे बच्चे जो समाज विरोधी यानी एंटी सोशल क्रियाओं में भी शामिल रहते हैं, इनमें मद्यपान, धूम्रपान, मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है।
यानी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षण पर जोर दिया जाना आवश्यक है। बच्चों को पालन पोषण शिक्षण इस प्रकार से हो कि वह स्वयं के सक्षम और योग्य व्यक्ति के रूप में उन्हें पहचान कर सके। नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? व्यक्ति के जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जब हमें अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होता है। विद्यार्थी जीवन में कई बार कोई आवश्यकता होने पर किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उस आवश्यकता की पूर्ति में स्वयं पर नियंत्रण द्वारा देरी की जाती है। उदाहरण के लिए टेलीविजन देखने का शौक होने पर भी परीक्षा में उच्च अंक अगर हमें प्राप्त करने हैं तो हम टेलीविजन देखने के जो व्यवहार को नियंत्रित करेंगे। जंक फूड के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए अपने खान पान की आदतों पर नियंत्रण से भी स्वनियमन का उदाहरण होगा। अब आता है कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, ऊपर हमने तीन चीजें यहाँ पर पढ़ी है। सबसे पहले पढ़ा है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट दो चीजों में बटा है, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है स्व सम्मान, सेल्फ एस्टीम, यानी खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद की इज्जत करना। ठीक है, सीधे से शब्दों में करना। सेल्फ रेगुलेशन, खुद को कंट्रोल करना। कोई चीज अगर आपको नुकसान दे रही है, किसी चीज को रोक कर अगर आपको फायदा हुआ है तो आप उस चीज को कंट्रोल करेंगे, तो ये कहलाता है आपका सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है व्यक्तित्व का संप्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी हम जनरली हमारी भाषा में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि व्यक्तित्व का जो शाब्दिक अर्थ है लेटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना मुखौटे को कहते हैं जो कि जनरली नाटकों में उपयोग किया जाता है। सामान्यतः यह समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है तो उसका व्यक्तित्व क्या है, अच्छा है। यानी उसे शारीरिक और बाह्य रूप के आधार पर यह निर्धारित कर लिया जाता है कि वह व्यक्ति कैसा है, जबकि यह सही नहीं है। अब शारीरिक गुणों के साथ उस व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक गुण भी होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। मनोवैज्ञानिक गुण यहाँ पर क्या है? मनोवैज्ञानिक गुण का मतलब है वो स्वभाव से शांत हो, गंभीर हो, खुश मिजाज हो, स्फूर्त हो, बुद्धिमान हो, सहयोगी हो। ये सब आपके कौन से गुण कहलाएंगे? मनोवैज्ञानिक गुण आपके कहलाएंगे। व्यक्तित्व क्या हुआ? एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गुणों का एक समुच्चय यहाँ पर आपका व्यक्तित्व हो गया। व्यक्तित्व के ये सभी गुण एक परिस्थिति समय विशेष में प्रदर्शित होने पर उस व्यक्ति को उस गुण को रखने वाला नहीं मान लिया जाता है। यदि कोई विशेष स्वभाव व्यक्ति को अनेक बार प्रदर्शित करते हुए देखा जाए तो उस गुण को व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक भाग मान लिया जाता है। व्यक्तित्व के गुण अपेक्षाकृत स्थायी भी होते हैं और विशेषताएं और गुण साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। व्यक्तित्व की जो कुछ विशेषताएं हैं इस अर्थ में गत्यात्मक होती है कि वे परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित तथा अनुकूलनशील होती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ लेने से हम यह जान सकते हैं कि यह व्यक्ति किस परिस्थिति में किस प्रकार व्यवहार करेगा। तो व्यक्तित्व की जब हम जानकारी लेते हैं तो हम उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं कि अब इस माहौल में इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, इस माहौल में इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा। ठीक है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्र का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके प्रभावी समायोजन को निर्धारित करता है। अब टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यहाँ पर क्या है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया है। व्यक्तित्व विभिन्न गुणों का ऐसा समायोजन है जिसके कई पक्ष होते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग पक्षों पर बल देने के कारण व्यक्तित्व के उपागम एवं सिद्धांत बन गए हैं। इन उपागमों में व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों को बताया गया है। इनमें से प्रारूप उपागम का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है अप्रोच। ठीक है, एक जैसी विशेषता रखने वाले व्यक्तित्व को टाइप के रूप में वर्गीकृत हम कर देते हैं। यह उपागम व्यक्तियों के अलग अलग टाइप में वर्गीकृत हम कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति किसी प्रारूप में होता है तो उसमें कुछ अपेक्षित व्यवहारों को जाना जा सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा टाइप हमने दिए हैं, तो इंडियन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तो किसी भी पर्सनैलिटी को त्रिगुण में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है सत, दूसरा है रज और तीसरा है तम। भारतीय परंपरा या भारतीय वेदों के अनुसार व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
सात्विक प्रवृत्ति के लोग वो थे जो स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठता, अनुशासन, ये सब गुण होते थे। राजसिक प्रवृत्ति के लोग वो थे जिनमें तीव्र क्रिया होती थी, इंद्रिय तुष्टि की इच्छा होती थी, भौतिकवादिता होती थी, दूसरों के प्रति ईर्ष्या होती थी। तो सात्विक गुण में कौन आते थे? जो ऋषि मुनि थे वो आते थे। राजसिक गुण में कौन आते थे? जो राजा महाराजा थे वो आते थे। उनके अंदर युद्ध के लिए तीव्र इच्छा होती थी और भौतिकवादिता होती थी। तामसिक गुण में कौन आते थे? कि जो व्यक्ति क्रोधी थे, घमंडी थे, जो आलस्य और असहायता की भावना से युक्त थे। तो भारतीय संस्कृति में व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, सत्व, रज और तम। ये यहाँ पर क्लियर है। इस प्रकार के मनोविज्ञान में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों जैसे शेल्डन है, युग है, फ्रीडमैन है, रोजनमैन है, इन्होंने भी व्यक्तित्व के प्रकार को दिया है। तो हम एक एक करके सारे यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका शेल्डन। शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? तो शेल्डन ने व्यक्तित्व के यहाँ पर 3 प्रकार बताए। पहला है गोलाकृति, जिसे एंडोमॉर्फिक भी कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश शब्द आपको कंपलसरी याद करना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में हिंदी ट्रांसलेशन न देकर सीधा इंग्लिश में ही इसको एंडोमॉर्फिक लिख दिया, जैसे मेसोमॉर्फिक लिख दिया। तो दोनों लैंग्वेज आपको साइकोलॉजी में याद रख के यहाँ पर चलनी है, ठीक है। सबसे पहला है एंडोमॉर्फिक यानी गोलाकृति। ऐसे व्यक्ति मोटे, गोल, मृदल, शिथिल, सामाजिक, मिलनसार होते हैं, ठीक है। तो गोलाकृति वाले लोग कैसे होंगे? गोल मटोल से होंगे, थोड़े थुलथुले से होंगे और कहीं भी बैठेंगे तो वो हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। सेकंड आपका आता है आयताकृतिक यानी मेसोमॉर्फिक। ऐसे लोग कैसे होंगे? मजबूत होंगे, पेशीय शरीर उनका जो शरीर होगा एकदम सुडौल और सुगठित होगा और ऊर्जावान और साहसी प्रवृत्ति के लोग आयताकृतिक यानी मेसोमॉर्फिक होंगे। थर्ड आता है आपका लंबाकृतिक यानी एक्टोमॉर्फिक। ऐसे व्यक्ति लंबाकृतिक, पतले, लंबे, सुंदर, तेज बुद्धि वाले, कलात्मक, अंतर्मुखी होते हैं, यानी दूसरों से कम बात करने वाले। कई बार आपने देखे होंगे अपने आसपास में लंबे, पतले, दुबले लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं वो लोगों से कम वो बातचीत करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, ये तीनों जो वर्गीकरण है शेल्डन के, ये व्यक्तित्व के तीनों प्रकार हम फिर से रिवाइज करेंगे। एंडोमॉर्फिक, जो गोल मटोल होते हैं, मिलनसार होते हैं, कहीं भी बैठकर हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। मेसोमॉर्फिक कौन से होते हैं? जिनका शरीर तो लंबा चौड़ा होता है, ऊर्जावान होते हैं, बोलते तो ऐसा लगता है जैसे उनसे बहुत एनर्जी निकल रही है। और तीसरे होते हैं एक्टोमॉर्फिक, जो पतले दुबले से होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, पर वो कम बातचीत करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके युंग का वर्गीकरण। युंग का वर्गीकरण आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मान्य वर्गीकरण है। युंग ने जो पर्सनैलिटी है उसके 2 प्रकार बताए हैं। पहला तो है इंट्रोवर्ट, ठीक है, और दूसरा है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वाले लोग क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी, अंतर्मुखी यानी शर्मीले, जो अपने आप में अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों से ज्यादा बातचीत नहीं करते और दूसरों से ज्यादा वो मतलब मिलते जुलते भी नहीं है, तो वो इंट्रोवर्ट लोग कहलाते हैं। और दूसरी तरीके के लोग कौन से हैं? एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, जिनको लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद है। आते ही पहले आपसे शुरू हो जाएंगे, हाँ कैसे हैं आप, ये है वो है फलाना है, भाभी जी कैसे हैं, मामी जी कैसे हैं, मम्मी जी के मम्मी जी के मम्मी जी कैसे हैं। तो ये सब एक्सट्रोवर्ट लोग हैं, ठीक है। ये युंग का वर्गीकरण सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है। युंग ने जो वर्गीकरण दिया वो 2 दिया है, इंट्रोवर्ट दिया है, ठीक है, और दूसरा क्या दिया है? एक्सट्रोवर्ट यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीडमैन और रोजनमैन का वर्गीकरण। तो फ्रीडमैन और रोजनमैन ने जो पर्सनैलिटी है उसके 2 तरह के यहाँ पर टाइप बताए हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए के जो व्यक्ति हैं वो क्या है? धैर्य की कमी, उच्च अभिप्रेरणा, उतावलापन, स्वयं के पास समय की कमी होना, हर समय काम के बोझ के तले लदे रहना, ये सब कौन से होते हैं? टाइप ए कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है। अब जो टाइप बी है, जो टाइप ए जैसे नहीं है, वो कैसे हो गए? टाइप बी जैसे हो गए। यानी जो बहुत ज्यादा उतावले लोग होते हैं वो आपके टाइप ए वाले लोग यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टाइप बी, सॉरी टाइप बी हो गया। जो टाइप ए वाले नहीं है वो कौन से हो गए अपने? वो अपने हो गए टाइप बी वाले लोग हो गए। व्यक्तित्व के निर्धारण, डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के निर्धारक कौन कौन से कारक हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व के जो निर्धारक है उनको 2 भागों में बांटा है। पहला तो है बायोलॉजिकल फैक्टर यानी जैविक कारक, और दूसरा है
इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी वातावरणीय कारक। देखिए इन दोनों कारकों के लिए नेचर और नर्चर का भी उपयोग यहाँ पर किया गया है। एक जो चीज आपको बचपन से ही आपने मिली है, दूसरा आपने जो इन्वायरमेंट से रिसीव की है। नेचर और नर्चर, नेचर जो आपको बचपन से मिला है और नर्चर आपको जो आपके आसपास के वातावरण से मिला है। अब जैविक कारक में कौन कौन से कारक यहाँ पर सम्मिलित है? तो सबसे पहले आपकी शारीरिक संरचना और जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है। आपकी शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य आपके माता पिता से वंशानुगत होता है, देखा गया है। क्योंकि अगर माता पिता लंबे हैं तो उनके बच्चे लंबे होंगे, माता पिता का रंग अगर सांवला है तो उनके बच्चों का रंग भी वैसा ही होगा। और माता पिता की जो फिजिकल जो आपकी जो बॉडी है यानी आपका जो शरीर है उसमें जो चेंजेस है या जो भी है वो आपको आपके माता पिता या आपके जो भी पूर्वज है आपको उनसे प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट उसके बाद आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनसे हार्मोन स्रावित होते हैं, इनमें जैसे पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, थायराइड है, पैराथायराइड है, पैंक्रियास है, यौन ग्रंथियां है। तो ये सब क्या करती है? शारीरिक विकास को नियंत्रित करती है। अब इनसे जो हार्मोन स्रावित होता है, अगर वो हार्मोन कहीं कम या ज्यादा हो जाता है तो विभिन्न शारीरिक और मानसिक कमियों से वो ग्रसित हो जाता है व्यक्ति, और उस वजह से उसका व्यक्तित्व प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है एनवायरमेंटल कारक यानी पर्यावरणीय कारक। आपका जो वातावरण है, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस संस्कृति से आप जुड़े हैं, वो चीज आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। जैसे कोई परिवार है, अगर वहां पे झगड़ा ज्यादा होता है तो बच्चे उस बात पे बच्चों पर उसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। यदि परिवार में किसी बच्चे को अधिक लाड प्यार दिया जाता है तो बच्चा जिद्दी और शरारती हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो आसपास का वातावरण है वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अब पर्सनैलिटी असेसमेंट, व्यक्तित्व का आकलन कैसे किया जाए, तो इसका अध्ययन हमने 3 भागों में इसको बांटकर किया है। पहला तो है स्व प्रतिवेदन मापक, दूसरा है प्रक्षेपित तकनीकें और तीसरा है व्यवहार परक विश्लेषण। सबसे पहले सेल्फ रिपोर्ट मेजर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की इस परीक्षण विधि में व्यक्तित्व से स्वयं उसके बारे में पूछकर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें क्या होगा कि जैसे हमें किसी व्यक्ति के बारे में, अगर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना है या उसकी पर्सनैलिटी को मेजर करना है, तो जो सारे सवाल है वो हम खुद उसी इंसान से पूछेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज जो गलत होने वाली बात होती है वो ये होती है कि हो सकता है कि व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बताने के लिए वो आपसे झूठ भी बोल दे। देखिए सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स जो है उसके अंदर मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची सबसे पहले है MMPI। ठीक है, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखो, MMPI। इस परीक्षण का विकास हाथवे तथा मैकिन्ले इन्होंने किया है। परीक्षण व्यक्तित्व से जुड़े विभिन्न मनोविकारों की पहचान करने में अत्यंत प्रभावी है। इसका जो संशोधित रूप है वो MMPI-2 भी है। इसमें 567 कथन है और ये 10 उपमापनियों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन इसका जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि मिनेसोटा परीक्षण किससे रिलेटेड है, तो मिनेसोटा परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व के मापन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली यानी EPQ। ये शॉर्ट फॉर्म भी आप एक नजर ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार मल्टीपल चॉइस में ऐसी शॉर्ट फॉर्म दे दी जाती है जो हमें समझ में नहीं आती। ठीक है, आइजेंक व्यक्तित्व जो प्रश्नावली है उसका भी क्वेश्चन यही था सेम, कि आइजेक जो है, आइजेक टेस्ट किसमें किया जाता है, तो आइजेक टेस्ट जो है आपका वो व्यक्तित्व के परीक्षण में किया जाता है। इसमें 2 आयाम अंतर्मुखिता और बहिमुखिता और सामयिक स्थिरता अस्थिरता का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। फिर बाद में इसका जो तीसरा आयाम है मनस्तापिता, इसको भी जोड़ा गया और इससे ग्रसित व्यक्ति में भावनाओं की कमी, लोगों के साथ कठोर अंतरक्रिया करना, आक्रामकता, समाज विरोध, अहम केंद्रितता संबंधी समस्याएं होती है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16PF, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, ये 3-4 नाम थे और उसके बाद में ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी जो है टेस्ट वो व्यक्तित्व से रिलेटेड नहीं है।
ये इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था। तो वहां ये था MPPI, EPQ, 16PF और एक एक्स्ट्रा बुद्धि परीक्षण है उनमें से एक परीक्षण यहाँ पर डाल दिया गया था। 16PF किसके द्वारा विकसित किया गया है? केटल के द्वारा विकसित किया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इस परीक्षण का उपयोग उच्च विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों और वयस्कों के लिए किया जा सकता है। यह परीक्षण व्यावसायिक निर्देशन में उपयोगी है। इसके अलावा भी मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए अनेक स्व प्रतिवेदन मापक प्रचलित हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी व्यक्तित्व परीक्षणों के उपयोग एवं इनसे प्राप्त परिणामों की व्याख्या के लिए मनोवैज्ञानिक ज्ञान, प्रशिक्षण, कौशल की आवश्यकता होती है। अतः इनका उपयोग एक मनोवैज्ञानिक द्वारा ही किया जाता है। अब सेकंड आपकी आती है प्रोजेक्टिव टेक्निक। ये तो सब थी आपकी सेल्फ वाली, ठीक है, जिसमें आप जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना चाहते हैं वो उन सवालों का जवाब खुद ही देगा। और ये जो था आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक, अब इसमें हम क्या करेंगे, चीजों को प्रोजेक्ट करेंगे किस पे, उस व्यक्ति पे जिसके व्यक्तित्व का आप मूल्यांकन करना चाहते हैं। यहाँ पर देखें कि मनोवैज्ञानिकों ने यह पाया कि कभी-कभी व्यक्ति स्पष्ट रूप से स्वयं के बारे में बताने में, वही मैंने कहा कि वो अपने बारे में कई बार झूठ बोल देता है, तो फिर वो जो सेल्फ वाली जो आपके टेस्ट सीरीज है वो फेल हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट टेक्निक है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। प्रोजेक्ट टेक्निक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रोजेक्ट टेक्निक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। प्रोजेक्ट टेक्निक व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है और सिगमंड फ्रायड इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सिगमंड फ्रायड ने यहाँ पर अचेतन मन के अभिप्रेरणाओं की बात की है। अचेतन मन में क्या होता है कि व्यक्ति की दबी हुई इच्छाएं या उसकी अव्यक्त भावनाएं, अनैतिक इच्छाएं, ये सब उसके मन में दबी हुई रहती है, जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए फ्रायड का मानना था कि यदि हमने अचेतन मन का मूल्यांकन नहीं किया तो व्यक्तित्व का सही निर्धारण हम नहीं कर पाएंगे। अचेतन मन को समझने के मूल्यांकन की अप्रत्यक्ष विधियां आवश्यक थी और प्रक्षेपी तकनीकें इस श्रेणी में ही आती थी। प्रक्षेपी तकनीकें जो है वो इस परिकल्पना पर आधारित है। इस परिकल्पना के अनुसार क्या है कि व्यक्ति के सामने अस्पष्ट, असंरचित, अर्ध संरचित या इस तरह भी कुछ भी अस्पष्ट उद्दीपक सामग्री या प्रश्न रखे जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि उसके अंतर मन में या अचेतन मन में जो छिपी हुई भावनाएं या इच्छाएं हैं वो वहां पर जो दबी हुई है वो वहां से निकलकर उस सामग्री के माध्यम से सामने आती है और हम उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो टेक्निक है उसमें सबसे पहले आती है रोशा शाही डब्बा परीक्षण। ये बहुत ही फेमस जो है क्वेश्चन अब तक का पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में बना है वो यही है। इसमें कितने धब्बे हैं? तो इसमें 10 शाही के धब्बे जैसे वाले चित्र होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, ठीक है। प्रत्येक शाही डब्बा 7x10 आकार के कार्ड के बीच में मुद्रित होता है। शाही डब्बों को देखकर आपको यह बताना होता है कि इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। तो जिस आदमी की जो पर्सनैलिटी होगी वो उन धब्बों में उसी के अनुसार चित्र को देखेगा। जैसे कि आप इस चित्र को देखें तो इसमें बहुत से हैं। किसी को ये एलिफेंट नजर आ जाएगा, किसी को ये पिग नजर आएगा, किसी को ये बटरफ्लाई नजर आएगी। तो इस तरीके से आपको जो ये चीज दिख रही है वही आपके व्यक्तित्व का निर्धारण यहाँ पर करेगी। नेक्स्ट आपका आता है कथानक संप्रत्यन परीक्षण, TAT, ठीक है, थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बड़ी ही मजेदार बात थी कि एक एग्जाम में ये क्वेश्चन हिंदी में पूछ लिया था। बच्चे अक्सर रट के जाते हैं कि टेट जो है वो किससे रिलेटेड है। टेट जो टेस्ट है वो व्यक्तित्व से रिलेटेड है। यह परीक्षण किसने किया? मार्गन एवं मुर्रे द्वारा यह परीक्षण विकसित हुआ है, ठीक है। किसके द्वारा? मार्गन और मुर्रे के द्वारा यह विकसित हुआ है। कथानक संप्रत्यन परीक्षण है, TAT इसका नाम है, पर्सनालिटी टेस्ट है। इसमें काली सफेद रंगों के चित्र वाले 30 कार्ड और एक खाली कार्ड होता है। इस प्रयोज्य के लिए 20 कार्ड उपयोग में लाए जाते हैं।
इन कार्ड पर कुछ चित्र छपे होते हैं। इन कार्ड को एक एक करके प्रयोजक के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रयोजक को उसमें छपे हुए चित्र के आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। इसलिए उससे कुछ प्रश्न भी दिए जाते हैं। इस चित्र में क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, इसके पात्र क्या सोच रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं। तो इस तरीके की एक कहानी उस व्यक्ति को लिखने को दी जाती है, जिससे ये डिसाइड होता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो इस वाले इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें ये पूछा गया है सबसे पहले कि टेट का निर्माण किसने किया है। मार्गन और मुर्रे ने टेट का निर्माण किया है। टेट में कितने कार्ड लिए जाते हैं, तो टेट में 30 कार्ड यहाँ पर लिए जाते हैं। 30 कार्ड का कलर कैसा होता है, तो काली और सफेद रंगों के ये चित्र होते हैं। टेट में क्या करवाया जाता है व्यक्ति से, तो टेट में आदमी से स्टोरी लिखवाई जाती है उन कार्ड्स को देख के। ये जो एक खाली कार्ड होता है, इसमें आदमी को स्टोरी लिखने को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका इसके बाद आता है वाक्य पूर्ति परीक्षण। यहाँ पर वाक्य पूर्ति परीक्षण में इस तरीके से कुछ वाक्य दे दिए जाते हैं और बाकी खाली जगह छोड़ दी जाती है, जिसकी हमें पर्सनैलिटी पता करनी है उससे हम ये फिल करवाते हैं और हमें उससे ये पता चलता है कि उसके व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। इसके अलावा शब्द साहचर्य है, रोजनविक का चित्रगत कुंठा है, ये सब भी किसके हैं, व्यक्तित्व के जो प्रक्षेपित तकनीक है उसके ही भाग है। अब है व्यवहारात्मक विश्लेषण, यानी व्यक्ति के व्यवहार को विश्लेषित करके उसके बारे में सूचनाएं देना। इनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके है वो है साक्षात्कार, प्रेक्षण और स्थिति परख। सबसे पहले आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार में क्या है कि आदमी को सामने बैठकर उससे कुछ प्रश्न पूछना और उससे जानकारी प्राप्त करना। तो ये व्यक्ति का क्या कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है, जिससे उन प्रश्नों के आधार पर जो जानकारी हमें मिलती है उससे हम व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन, यानी व्यक्ति को एक प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा उसके हाव भाव, व्यवहार, शारीरिक भाषा को लेकर उसके बारे में मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा है सिचुएशनल टेस्ट, यानी स्थिति परख। इसमें क्या करते हैं, उस आदमी को एक विशेष परिस्थिति में रखकर उसके व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर जो विशेष स्थिति में जब हम रखते हैं तो उससे हमें उसके एग्जैक्ट व्यवहार का मूल्यांकन यहाँ पर हो जाता है। जैसे दबाव वाली परिस्थिति में रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आदमी कितना गुस्से वाला है या कितना धैर्यवान है। और यदि विभिन्न विधियों द्वारा हम व्यक्ति के विभिन्न आयामों के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वापस मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के हिसाब से रिवीजन यहाँ पर दिया है। सेल्फ कंसेप्ट क्या है, हमें खुद के बारे में जानना सेल्फ कंसेप्ट है। सेल्फ कंसेप्ट दो तरह का होता है, एक तो पर्सनल आइडेंटिटी, दूसरी है आपकी सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी जैसे कि आप हैं, आपका रंग रूप, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी। और सोशल आइडेंटिटी क्या होती है कि लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा, आपके परिवार में, आपके समाज में आपका क्या व्यवहार है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपकी क्या हो जाएगी सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी, सांस्कृतिक पहचान। स्व सम्मान क्या होता है, अपनी योग्यताओं क्षमताओं के बारे में निर्णय करना ही आपका स्व सम्मान कहलाता है। यानी आप अपनी क्षमता को कहाँ तक ले जाते हैं या कितना डेवलप कर पाते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, स्व सम्मान कहलाता है। उसके बाद आता है सेल्फ रेगुलेशन, कि जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती है जब हमें खुद पर नियंत्रण रखना होता है, वो आपका क्या कहलाता है, स्व रेगुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी के प्रकार थे उसमें सबसे पहले हमने भारतीय संस्कृति के हिसाब से पढ़ा था, जिसमें था सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक जिसमें ऋषि मुनि थे, राजसिक राजा महाराजा, और तामसिक वे लोग जो आलसी प्रवृत्ति के थे। शेल्डन के अनुसार कौन सा था, गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति। गोलाकृति जो मेलजोल वाले व्यक्ति थे, आयताकृति जो सुडौल और सक्षम और एकदम ऊर्जा वाले थे, लंबाकृति जो पतले दुबले लंबे तो थे मगर क्या थे, इंट्रोवर्ट टाइप के, कम बोलने वाले थे। युंग ने कितने प्रकार से वर्गीकरण करा, दो प्रकार से, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी। अंतर्मुखी जो अपने आप में मस्त रहते हैं, बाह्यमुखी जिनको लोगों से बात करने का बड़ा मन होता है। फ्रिडमैन और रोजनमैन ने कौन सा दिया है, टाइप ए टाइप बी।
टाइप ए वाले व्यक्ति और टाइप बी वाले व्यक्ति दोनों फ्रीडमैन और रोजर ने दिए हैं। तो इस वाले पैराग्राफ से आप ये मान के चलिए कि आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। अब यहाँ पर व्यक्तित्व को मूल्यांकन करने की कितनी विधियां थी? 3 विधियां थी। एक तो स्व प्रतिवेदन, यानी आदमी से खुद से पूछेंगे कि वो कैसा है। प्रक्षेपी तकनीकें, आदमी पे कुछ टेस्ट किए जाएंगे और व्यवहार परक, उसके व्यवहार को विश्लेषण किया जाएगा। स्व प्रतिवेदन में सबसे पहले क्या था? MMPI था। एक तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन थे जो आदमी से पूछे गए। एक था आईजेक व्यक्तित्व प्रश्नावली यानी IPQ, और एक था 16PF। ठीक है, तो ये तीनों में ही क्या था कि आदमी से उससे क्वेश्चन पूछकर से उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है। फिर प्रक्षेपी तकनीकों में था रोषाशाही धब्बा परीक्षण, जिसमें 30 कार्ड थे। 30 कार्ड के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट कलर के धब्बे थे और उसमें हमें बताना था कि उसको यहाँ पर उसमें से उन कार्ड में उस आदमी को क्या चीजें दिखाई देती है। कथानक संप्रत्य परीक्षण, मार्गन और मुर्रे ने यहाँ पर इसे प्रतिपादित किया। टेट नाम से इसे जाना जाता है। टेट किसके काम आता है? व्यक्तित्व टेस्ट के काम में आता है। पर्सनैलिटी टेस्ट है टेट, ठीक है। मार्गन मुर्रे ने इसे दिया है। और टेट के अंदर क्या होता है? आदमी को जो कार्ड दिए जाते हैं उसे देखकर उसको एक स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है। फिर वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण में आधे आधे वाक्य यहाँ पर दिए जाते हैं। प्रक्षेपी तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? मनोविश्लेषण सिद्धांत पर आधारित है। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्राइड ने दिया है। फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत में अचेतन मन की बात की है। इसके बाद है प्रक्षेपी तकनीक प्रक्षेपी परिकल्पना पर आधारित है। इसके अनुसार व्यक्ति सामने अस्पष्ट, असंरचित और अस्पष्ट अर्थ वाले अगर किसी सामग्री को देखता है तो उसके अचेतन मन में छिपी हुई भावनाएं भी बाहर आ जाती है। व्यवहार विश्लेषण में क्या है? व्यवहार विश्लेषण में था एक तो साक्षात्कार, प्रेक्षण और स्थिति परक परीक्षण। अच्छा, एक इसमें यहाँ पर शायद एक चीज नहीं दी गई है कि टेट में कितने कार्ड होते हैं। टेट में कार्डों की संख्या 20 नहीं 30 कार्ड की टेट में दी गई है और रोषाशाही डब्बा में 10 कार्ड है। सॉरी, यहाँ पर मैंने जो गलत बोला उसके लिए फिर से करेक्ट करूंगी। मुझे लग ही रहा था कि रोषाशाही डब्बा में जो कार्ड थे कितने थे? रोषाशाही डब्बा में 10 कार्ड हैं, जबकि टेट में कितने कार्ड हैं आपके पास? टेट में यहाँ पर आपके पास में 30 कार्ड है। रोषाशाही डब्बा में 10 कार्ड होते हैं और टेट में आपके पास कितने हैं? 30 कार्ड यहाँ पर हैं। इसी के साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसकी जो MCQs है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। स्व प्रतिवेदन मापक कौन सा वाला टेस्ट है? तो स्व प्रतिवेदन मापक में कौन कौन से टेस्ट थे? MMPI, ठीक है, EPQ और 16PF। ये जो है टेट, रोषा परीक्षण और CAT, ये कौन से है? प्रक्षेपी टेक्निक के अंदर ये चीजें आती हैं। अचेतन मन में छिपी हुई भावनाओं को जानने के लिए कौन सा लेते हैं? अचेतन मन में छिपी हुई भावनाओं को जानने के लिए वाक्य पूर्ति परीक्षण लेते हैं। टेट हम काम में लेते हैं और कौन सा लेते हैं? रोषाशाही डब्बा हम काम में लेते हैं। यानी इनडायरेक्टली देखा जाए तो अचेतन मन की बात की यानी प्रोजेक्ट टेक्निक हम वहां पर काम में लेंगे। व्यक्तित्व का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? स्व संप्रत्यय, सेल्फ कंसेप्ट यहाँ पर कहलाता है। रोषाशाही डब्बा किस टेक्निक में आएगा? तो ये प्रोजेक्ट टेक्निक में आएगा। कौन सा व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? तो साक्षात्कार था, ठीक है। स्थिति परक था, किसी भी सिचुएशन में उस आदमी को रखना, उस पर प्रेशर डालना कि प्रेशर में आदमी का व्यवहार कैसा होता है। प्रेक्षण करना, ऑब्जर्व करना, सामने व्यक्ति को बिठाकर से बातचीत करना और एक जो बढ़िया ट्रेंड आदमी है उससे वो पता लगाता है फिर उसके हाव भाव से कि व्यक्तित्व उसका कैसा है। रोषा परीक्षण जो है वो व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है, ये आपकी प्रक्षेपी तकनीक है। सेल्फ कंसेप्ट, अपने आप को जानना, स्व सम्मान, खुद का सम्मान करना, खुद की इंटेलिजेंसी की मैं इतना कर सकता हूँ, इतना ये वो। स्वनियम, सेल्फ रेगुलेशन, खुद पर कंट्रोल करना। फिर उसके बाद में आपके यहाँ पर इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो मल्टीपल चॉइस के एग्जाम्स में आ सके। इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका दबाव, मानवीय क्षमताएं और खुशहाली।
तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।